तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास ये वाला क्वेश्चन मैंने एक बार छुड़वा दिया था, ठीक है। इसमें मेरे को लगा था कि एनसीईआरटी का आंसर में गलती है कुछ, और बाद में मैंने कंफर्म भी किया, तो एनसीईआरटी का आंसर गलत है इस क्वेश्चन का, ठीक है। एक बार सवाल पढ़ लो आप लोग, फिर मैं सोल्यूशन बताना स्टार्ट करता हूँ। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, देखो तो पिछले क्लास से कंटिन्यू करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, सोल्यूशन। पहले तो कार्डिनल एस का बात करना था अपने को। तो कार्डिनल एस के अंदर में 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से समझने का ट्राई करना कि 1, 2, 3, 4 और 5 अपन पहले कर रहे हैं रोमन नंबर 1, मतलब जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होगा वो केस कर रहे हैं। एक सेकेंड और अपना रोमन नंबर 1, और यहाँ पे अपने को चाहिए 1, 2, 3, 4, ओके 4 जगह है। और फिलअप करने के लिए सामान है मेरे पास में 0, 1, 3, 5 और 7। अगर मेरे को नंबर को 5000 से बड़ा बनाना है, ग्रेटर देन 5000 रखना है मेरे को, तो ऑब्वियसली ये वाले जगह पे आई कुड फिल ओनली 5 और 7, कुछ और नहीं भर पाऊंगा, ठीक है। और बाकी जगहों के लिए मेरे पास में 5 ऑप्शन है, 0, 1, 3, 5, 7 में से कुछ भी भर सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग भर सकते हैं। इस तरीके से पहले पोजीशन के लिए अगर मैं सोचूं कि कितना तरीका है मेरे पास में भरने का, तो आंसर इज 2। सेकंड वाले के लिए 5, थर्ड वाले के लिए 5, फोर्थ वाले के लिए 5, और सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टाइप से अपने को ऐसा फील आएगा कि टोटल आना चाहिए 250। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है सर। ओके, लेकिन इस 250 में से बेटा करना पड़ेगा एक -1। -1 क्यों? क्योंकि ये जो 5 ऑप्शन मैंने चूज किया है, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी रहा होगा जब मैंने तीनों पोजीशन पे 0 बिठाया होगा, ठीक है, और यहाँ पे 7 नहीं बिठाया होगा, यहाँ पर 5 बिठाया होगा। तो उस टाइम पे ये जो नंबर यहाँ क्रिएट होगा, वो नंबर क्या क्रिएट होगा? 5000 क्रिएट होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन मेरे को तो ग्रेटर देन 5000 का नंबर बनाना है, हाँ सर। तो हाँ। ये केस तो मेरे को इग्नोर करना पड़ेगा। और ऐसा कितना केस होगा? सिर्फ एक केस होगा। इसके अलावा बाकी जितना भी नंबर फॉर्मुलेट होगा वो सारा 5000 से ज्यादा होगा। क्या ये फील हो रहा है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ओके, सर, हो रहा है। इसीलिए जो टोटल पॉसिबिलिटी है एनएस का, दैट वुड बी 249। 250 -1 विच इज इक्वल टू 249। एक बार कंफर्म करो, क्या ये समझ आया सबको? हाँ या ना? स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके, अब कार्डिनलिटी ऑफ ई को, यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम को अपन दो हेडिंग के अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक अपन पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, और एक अपन पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4। एक अपन वो केस लेंगे जिसमें यूनिट प्लेस में 0 बिठाएंगे, और एक अपन वो केस लेंगे जिसमें यूनिट प्लेस में अपन 5 बिठाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सिंस रिपीटेशन ऑफ डिजिट जो है वो अपने को तो अलाउड है, उसका तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, ठीक है, और नंबर को भी 5000 से बड़ा मेंटेन करना है। तो ये वाले केस के अंदर में क्या होगा कि आप फर्स्ट प्लेस पे 5 या 7 में से कुछ भी बिठा सकते हो, और इस केस में भी फर्स्ट प्लेस पे 5 या 7 में से कुछ भी बिठा सकते हो। यहाँ के लिए 5 ऑप्शन, यहाँ के लिए 5 ऑप्शन, यहाँ के लिए इस केस में एक ऑप्शन, यहाँ के लिए 2 ऑप्शन, यहाँ के लिए इस केस में 2 ऑप्शन, अगले वाले के लिए 5, अगले वाले के लिए 5, और लास्ट वाले के लिए 1। क्यों? क्योंकि सिंस नंबर को 5 से डिविजिबल रखना है, तो इसीलिए यूनिट प्लेस जो है वो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। और सिंस नंबर को 5000 के इक्वल या उससे बड़ा रखना है, इसीलिए जो हमारा ये 10,000 वाला पोजीशन है, यहाँ पर 5 या 7 के अलावा कुछ और फिलअप नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वाला सारा का सारा नंबर तो 5000 से पक्का बड़ा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर 5 या 7 है, बीच में चाहे जो भी भरो, लास्ट में तो यहाँ 5 आ ही गया ना, तो 5000 से तो बड़ा ही नंबर जनरेट होगा, उससे छोटा या उसके इक्वल नंबर जनरेट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी डिस्कार्ड करने वाला केस नहीं हो रहा। लेकिन इस वाले में क्या होगा कि वंस अगेन आप यहाँ पर 5 बिठा रहे हो, ऐसा सोचो, और ये 5 ऑप्शन है तो यहाँ पर 0 भी आया होगा, और ये भी 5 ऑप्शन है तो यहाँ पर भी 0 आया होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5000 एक बार और क्रिएट हो रहा है। बट जो नंबर हम लोग को चाहिए वो 5000 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो आई थिंक कि यहाँ पर भी एक केस हम लोग को क्या करना होगा? डिस्कार्ड। बोलो ये चीज आया समझ, नहीं आया समझ? सर हम्म सर हम लोग डायरेक्टली वंस प्लेस में 2 नहीं लिख सकते क्या? वंस प्लेस में 2 लिख सकते हैं, लेकिन मतलब इसको क्या है कि सेपरेट सेपरेट से करोगे ना तो थोड़ा सा मतलब क्या है कि क्लियर रहता है। क्योंकि 0 को हमेशा ही थोड़ा सेपरेटली ट्रीट किया जाता है जब कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अभी आप देखोगे, जब मैं सेकंड वाला पार्ट करूंगा
तो ये 0 को एक साथ करने से थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। आप देखोगे कि इसके टोटल आंसर में और इसके टोटल आंसर में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। ओके। ठीक है, इसीलिए 0 को थोड़ा अलग से करते हैं हम लोग। आया समझ? हाँ सर, हाँ। बाकी लोग बताओ बेटा, जितना मैंने अभी लिखा है ये क्लियर है? और लास्ट वाले में से इसमें से एक 1 माइनस करना है मेरे को, ये बात भी क्लियर है आप लोगों को? हाँ या ना? क्लियर है। क्लियर है। तो फर्स्ट वाले में इस केस में से जनरेट हुआ कितना? 5050, और नेक्स्ट वाले केस में से जनरेट हुआ कितना? 49। तो कोई अगर मेरे से पूछे कि कार्डिनलिटी ऑफ ई अल्टीमेटली कितना है, तो आई विल से कि 50 + 49 विच इज हाउ मच? 99। क्या ये सबको समझ आया? बताना जरा एक बार हाँ या ना। हाँ यस सर। ओके, तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 49 बाई 49 सॉरी 99 बाई 249 विच इज 33 बाई 83, ऐसा आ जाएगा। कंफर्म करो एक बार, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है Clear. सर। ओके, अब सेकंड चीज को देखो जिसमें बोल रहा है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो सेकंड वाले में सब कुछ तो सेम ही है, एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले एनएस डिस्कस करते हैं कि टोटल कितना पॉसिबिलिटी है। तो अभी भी फिल करने के लिए 1 2 3 4 जगह है मेरे पास। 5000 या उससे बड़ा रखना है तो यहाँ के लिए तो पक्का 5 या 7 ही आएगा, और यहाँ के लिए फिर ऑप्शन कितना हो जाएगा? मेरे पास में 2 ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वाले के लिए अब अपने पास में टोटल ऑप्शन था क्या? 0, एक बार देख लेते हैं, 0 1 3 5 7। तो 0 1 3 5 7 फर्स्ट प्लेस पे 5000 से बड़ा बनाने के लिए 10,000 वाले प्लेस पे पक्का अपने को 5 या 7 ही बिठाना होगा। तो 5 या 7 में से एक आदमी यहाँ पर यूज हो जाएगा, और टोटल आदमी था 1 2 3 4 5, तो 5 में से एक यूज हो गया। अब कितना आदमी बचेगा बताओ? 4। 4 सर। 4, तो यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए फिर 3, और यहाँ के लिए 3 फिर फिर 2, 2। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि 0 जो है वो इन 3 में से किसी एक ही जगह पे आ सकता है, तीनों जगह पे एक साथ आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो एक बार कहीं पे यूज हो जाएगा तो उसके कंसेक्यूटिव जगह पे उसका आना अलाउड ही नहीं है। बोलो ये चीज क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। तो इसीलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला काम अपने को नहीं करना होगा। तो एनएस वी कैन से कि काइंड ऑफ कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 12 into 4 दैट इज 48। क्या ये क्लियर हुआ सबको? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये तो था बेटा सैंपल स्पेस का टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, अब कार्डिनलिटी ऑफ ई विच इज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल वाले में क्या होगा? देखो अगेन 1 2 3 4 और 1 2 3 4। एक बार अपन यूनिट प्लेस पे 5 को बिठा के सोचेंगे, और एक बार अपन यूनिट प्लेस पे 0 को बिठा के सोचेंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर अपन यूनिट प्लेस पे 5 को बिठाते हैं और रिपीटेशन अगर अलाउड है नहीं, तो 0 1 3 5 7 इसमें से आपके 5 यूज हो गए। ठीक है, अब बचा क्या क्या आपके पास में? 1 2 3 4। लेकिन फर्स्ट प्लेस पे आपको 5000 से बड़ा नंबर अगर बनाना है तो बचे हुए ऑप्शंस में से 7 को ही फिलअप करना पड़ेगा, और तो उपाय नहीं है। क्या बोलते हो? हाँ सर। क्लियर। हाँ अब सर। 7 भी यूज हो गया आपका। अब कितना बचा? 3। तो यहाँ भरने के लिए 3 तरीका, यहाँ भरने के लिए 2 तरीका, यहाँ भरने के लिए 1 तरीका, यहाँ भरने के लिए 1 तरीका। तो यहाँ पर तो भैया आया टोटल कितना केस? 6 केस। ठीक है, और अगर आप यूनिट प्लेस पे 0 को फिलअप करते हो तो देखो बचा हुआ क्या? 0 1 3 5 7। अब यहाँ पर यू कैन सी कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 भरा हुआ है तो ये गया है यहाँ से। अब 5000 से बड़ा नंबर अगर बनाना है तो 10,000 की पोजीशन पे 5 के साथ दोनों बैठा सकते हो, किसी को भी बिठा दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, और अब क्या होगा कि एक 0 चला गया और 5 के साथ में से एक आदमी चला जाएगा, तो टोटल आपके ऑप्शन बचा हुआ कितना था यहाँ पर? 0 के जाने के बाद में आंसर इज 4। 4 में से किसी एक डिजिट को यहाँ यूज कर लोगे, भरने का तरीका 2, लेकिन यूज तो किसी एक को ही करोगे। तो एक यूज होने के बाद में नेक्स्ट पोजीशन के लिए कितना ऑप्शन लेफ्ट आउट रहेगा आपके 3। पास में? 3। उसके नेक्स्ट पोजीशन के लिए 2, और लास्ट वाले के लिए तो एक ही तरीका 0 फिलअप करना है। तो कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 6 2 12। तो यहाँ से 12 ऑप्शन। तो कुल मिला के जो फेवरेबल आउटकम है आपका वो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 12 विच इज इक्वल टू 18। रिस्पॉन्ड करो, क्या ये सबको क्लियर है हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर। सर क्लियर।
और प्राची बेटा देखो यहाँ पर आ रहा है समझ कि 5 को और 0 को बिठाने से टोटली एकदम अलग टाइप का केस जनरेट हो रहा है। हाँ सर, हाँ। इसीलिए 0 को हमेशा सेपरेटली ट्रीट करते हैं, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो अल्टीमेटली तो हो गया, अब इतना ही गया, लास्ट में एक बस प्रोबेबिलिटी लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 48। 2 से उड़ा सकते हैं शायद, तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 24। फिर 3 से और उड़ा सकते हैं शायद, तो 3 डिवाइडेड बाई 8, और शायद नहीं उड़ा सकते हैं। कंफर्म करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर, आ समझ गया सर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। लो अगला सवाल, ये थोड़ा मजेदार सवाल है, लॉटरी वॉटरी है इसमें, पढ़ो और पढ़ के फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। पहले ये बताओ कि टोटल टिकट कितना है? 10,000। 10,000। प्राइस कितने पे है? 10। 10 पे। तो प्राइस है वैसा टिकट है अपने पास में 10, और नो प्राइस कितने पे? 9,990। क्या कहते हो? हाँ सर। हाँ सर। अब जब मैं रोमन नंबर ए को सॉल्व करूंगा, मतलब रोमन नंबर नहीं सॉरी, ये ऑप्शन को सॉल्व करूंगा, तो उस टाइम पे मेरे को टोटल कितना टिकट खरीदना है ये बताओ? एक टिकट खरीदना। अब आप लोग सोच के बताओ कि 10,000 में से कोई भी एक टिकट खरीदने का टोटल तरीका क्या हो सकता है? 10,000 10,000 C1 C1, पहले एक टिकट खरीद लो कोई भी। और आप प्रोबेबिलिटी क्या चीज का ढूंढ रहे हो? प्राइस नॉट गेटिंग जीतने प्राइस। का। अच्छा, नॉट गेटिंग हाँ प्राइस। बेटा, ओके ओके नॉट ओके। गेटिंग प्राइस नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। तो यदि प्राइस नहीं चाहिए तो इन टिकट्स में से टिकट को खरीदना पड़ेगा कि इनमें से खरीदना पड़ेगा? इस 9,990 9,000 वाले में से, है ना। तो कार्डिनलिटी ऑफ ई आप लोग बतला दो क्या होना चाहिए, मतलब फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 9,990 C1। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 99 मतलब 9,990 C1 डिवाइडेड बाई 10,000 C1। सहमत हैं सब लोग? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। बी वाले में अगर आप लोग ग्रीन सिग्नल दो, समझ में अगर आप लोग को आए, तो मैं सीधा आंसर लिखना चाहता हूँ, बताओ जरा क्या आंसर हो जाएगा? 9,990 C2 C2 बाई 10,000 C2। ये सबको समझ आया? एक बार कंफर्म कर दूं। हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके, सी ऑप्शन बताओ बेटा। क्या इसमें भी सीधा आंसर ही बता दूं? वही 9,990 C10 और 10,000 C10। 1 2 3 4 C10। आई होप कि सबको क्लियर होगा, एक बार कंफर्म कर दो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, हाँ सर। बढ़िया। नेक्स्ट ये वाला पढ़ो इसको, ये भी वैसे ही इजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको भी, थोड़ा सा पहले बात करते हैं। इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको 1 से लेके 20 तक में कोई भी 6 नंबर चुनना है रैंडमली, वो भी ठीक है। आगे देखो क्या बोलता है, if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? और हिंट में बोला कि ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें ऐसा है कि 1 से लेके 20 के बीच में कुछ नंबर तो होगा जो सिलेक्ट करके रखा होगा। मान लो किसी ने सिलेक्ट करके रखा है कि 5 15 6 9 11, 1 2 3 4 5, और मान लो कि 13। बोले कि अगर कोई भी प्लेयर आके 6 नंबर चुनता है और वो ये नंबर होता है, नॉट नेसेसरी कि इसी ऑर्डर में हो, कोई ऐसा भी कर सकता है कि 15 को पहले चूज कर ले, 5 को बाद में चूज करे, चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो आउटकम होगा वो अगर यही 6 नंबर होता है तो प्राइज मिलेगा, और अगर ये 6 नंबर नहीं होता है तो प्राइज नहीं मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन में इसमें ये बोल रहा है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन सा नंबर पहले आया कौन सा नंबर बाद में आया, लास्ट में बस ये कलेक्शन के अंदर में ये सारा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारा नंबर है उस कलेक्शन में तब तो प्राइज मिलेगा, नहीं है कलेक्शन में तो प्राइज नहीं मिलेगा। बोलो फील हुआ नहीं फील हुआ? सर हम्म
सर अगर यहाँ पे मतलब जैसे वो रिपीटेशन का तो कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या समझे? रिपीटेशन का देखो, कुछ यदि नहीं बोला हुआ है तो ऐसा समझो कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब इन जनरल तो यही सोचते हैं कि एक नंबर को एक बार चुन लिया तो बस चुन लिया, फिर वो नंबर अवेलेबल नहीं है। वही मतलब एक बार में एक ही नंबर होगा ना, एक ही वो नंबर होगा, एक ही यस। नंबर होगा उसमें। मतलब एक नंबर एक ही बार सिलेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा हाँ बार हाँ, सिलेक्ट नहीं ओके हो सकता। ओके ठीक सर। है, ओके। क्लियर है सबको यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर क्लियर है। ओके, तो बेटा थोड़ा आप लोग एक बार हिम्मत दिखाओ, मेरे को कुछ बताओ, एनएस का वैल्यू क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? 26। 26, वेरी करेक्ट। सबको समझ आया ये वाला, या मैं कुछ बोलूं इसके बारे में? सर समझ गया। समझ गया, वेरी गुड। एन ई के बारे में बताओ। वो दो तो चीज बोल सकते हैं, या तो 1, और अगर वैसे नहीं तो फिर 6C6, क्योंकि कोई पर्टिकुलर 6 नंबर ही होगा ना जिस पे प्राइज मिलेगा। अच्छा, मतलब वो पर्टिकुलर वो 6 नंबर को कैसे भी चूज कर लो तो वन हाँ, ही वो होगा, प्री तो सिक्स डिसाइडेड की है कि सिक्स तो उसी वन ही 6 हो नंबर गया। पे प्राइज मिलने वाला है। हाँ ठीक हाँ है, सर, ठीक है और समझ वही गए। 6 को चुनोगे तो ही प्राइज मिलेगा, तो 6 से 6 बोलो या फिर 1 बोलो। ठीक है, तो हाँ कार्डिनलिटी मतलब ऑफ ई हो ऐसे गया, अगर देखा जाए तो 66 होगा, लेकिन वो वन ही हो गया उसका अल्टीमेटली वैल्यू। 1 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 6 से 6 का ओके वैल्यू भी सर। 1 ही होता है। तो फाइनल आंसर हाँ 1 सर, बाई 26। क्या कहते हो, आया समझ नहीं आया समझ? समझ गया सर। ओके, बढ़िया। अगला सवाल, ये थोड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है एंड अपने एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट करना है इसको, स्कूल एग्जाम में। ये टीचर लोग का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे को परेशान करने के लिए। तो देखो इसको, पढ़ो ध्यान से। ठीक है, करते हैं डिस्कस। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड अशीमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज इतना, बढ़िया बात है। अशीमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज इतना, ये भी बढ़िया बात है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जाम इतना, ये भी दे दिए, बढ़िया बात है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अभी है नौटंकी, कुछ कुछ पूछ रखा है। तो पहले मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, कि लेट अस से कि E1 स्टैंड्स फॉर अनिल, ठीक है, E2 स्टैंड्स फॉर अशीमा। तो कैन यू ऑल टेल मी कि क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मेरे पास? PE1 बताओ, जीरो ये पॉइंट शायद। जीरो फाइव PE2 बताओ। 0.1। 10 या 1 एक ही बात है। एंड P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बताओ। ये 0.02। क्या होगा सर? अच्छा हाँ, 0.02, ओके। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। E1 का ना मैंने यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, लेकिन कैन यू गेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E1 या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ E1? कि अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम, ओके, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर, सर। हाँ हाँ। ओके, और E2 मतलब क्या? आशिमा आशिमा विल क्वालिफाई। अशीमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ओके। तो अनिल के क्वालिफाई होने का इतना चांस, अशीमा का इतना चांस, और अनिल अशीमा दोनों क्वालिफाई कर जाए उसका इतना चांस, ये दिया हुआ मेरे को क्लियरली, कोई इशू नहीं है इसमें। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, बोथ अनिल एंड अशीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कैन यू ट्रांसलेट इट इनटू सम काइंड ऑफ सेट थ्योरी? E1 यूनियन E2 का होल डैश। ज्यादा अप्रोप्रिएट आई विल से कि E1 का डैश इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन E2 का। E2 का डैश, कि भाई अनिल भी नहीं करे और साथ ही साथ अशीमा भी ना करे, जो कि बिल्कुल सही बताया ग्रंथ ने कि अपन अब डी मॉर्गन्स लॉ से इसको इसका डैश कह सकते हैं। स्टूडेंट्स याद है ये वाला चीज, बतलाइए एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर याद है। फर्दर आगे ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। आई बिलीव क्लियर है, बोलो हाँ या ना। क्लियर। ओके, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, वही नौटंकी खोल दो उसको, E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और सर वो प्लस, स्टेप नहीं समझा। कौन सा स्टेप बेटा? 1 माइनस वाला। 1 माइनस वाला नहीं समझे, मतलब आप एब्सेंट थे क्या इस बीच में? हाँ सर। इसीलिए गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं।
मैं थोड़ा कोशिश कर सकता हूँ। सर वो E1 यूनियन E2 कैसे हो गया? मतलब यहाँ से यहाँ का चीज नहीं समझ में आया कि यहाँ से यहाँ का चीज नहीं समझ में आया? सर वो दूसरा वाला। दूसरा वाला नहीं है, मैं बताता हूँ। दूसरा वाला तो इजी है बेटा, पहला वाला नहीं आता तो थोड़ा दिक्कत था। दूसरा वाला तो मैं बता देता हूँ, इजी। अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में पढ़ा रखा है क्या? सर कोई पहला भी? वाला भी समझा दीजिए। अच्छा बस, मतलब आप तो फायदा उठा लो मेरे बोलेपन का। नहीं चलो, ये दूसरा वाला अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ ये बताओ। हाँ सर हो गया। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है बोल के वो हो जाएगा। और जो पहला वाला है वो एक्चुअली में डी मॉर्गन्स लॉ का एप्लीकेशन है, अगर आपको याद हो तो। याद आ रहा है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को सेट थ्योरी में पढ़ाया हुआ था कि डी मॉर्गन्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का डैश, और ए डैश यूनियन बी डैश को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश। दीज टू प्रॉपर्टीज आर डी मॉर्गन्स लॉ। क्या याद आ रहा है कि नहीं? समझ गया सर। तो उसका ही एप्लीकेशन है, ठीक है। हाँ सर। अच्छा एक बार कंफर्म कर दो बेटा, ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है, पक्का? हाँ सर। ओके। अच्छा तो स्टूडेंट्स देखो, फिर यूनियन को मैंने ब्रेक कर दिया और फिर सारे पार्ट का मेरे पास में वैल्यू अवेलेबल है, तो मैं वही बिठा के काट वाट सकता हूँ। 0.05। कोई जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ तो। 0.83 आंसर। फाइनल आंसर? हाँ सर, 1 माइनस होने के बाद। ठीक है 0.83। मैं आपकी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या एक बार को क्रॉस वेरीफाई कर ही लेता हूँ। सर उतना ही है। नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब वैसे तो ट्रस्ट है आप लोगों पे, लेकिन फिर यही है कि आंसर गलत हो जाने से बाद में खुद ही खराब लगते रहता है कि क्या है यार। ऐसे उतना ही होगा, दो जन कंफर्म कर रहे हो तो। नहीं होगा क्या? लेकिन शायद गलत कर रहे क्या आप लोग, मेरे को इसी का डर था। सर वो इंटरसेक्शन वाला माइनस होगा शायद। अच्छा हाँ। अच्छा 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 अच्छा, मैंने ही गलती कर दिया। मैंने बोला ना कि देखो, दिख गया गलती, वो मैं इधर उधर करने के चक्कर में गलती कर दिया। हाँ मतलब ये यही था कि यूनियन था ना, तो यूनियन क्या खोलता, E1 प्लस E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2, तो उसके चक्कर में बिल्कुल उचित एक जगह लग जाता है यहाँ पर माइनस, और फाइनली खुल खुला के वो हो जाता है ऐड। ठीक है, तो ये कितना आ जाता, 1 माइनस 0.05 87। माइनस 0.10 और प्लस 0.02, बिल्कुल। तो आंसर इज 0.87। हाँ अब बिल्कुल मैच हो रहा है आंसर, करेक्ट। क्लियर है सबको, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। इंटरेस्टिंग है इसका बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट में एकदम हालत खराब हो जाता है। पढ़ो और करो इसको भी कुछ सेट थ्योरी में ट्रांसफॉर्म, कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। So will not qualify. अच्छा हाँ, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई होता तब तो फिर इजी होता, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं कुछ बात करता हूं इसके ऊपर में, बिल्कुल हम लोग ध्यान से सुनेंगे और सोचेंगे, ठीक है, कि सर क्या बोल रहा है। सर बहुत महत्वपूर्ण बात बोलेंगे अभी। मैं ये कह रहा हूं कि यदि अनिल और अशीमा एग्जाम देने के लिए बैठे, ठीक है, और E1 रिप्रेजेंट करेगी अनिल पास होगा और E2 रिप्रेजेंट करेगी अशीमा पास होगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या है। मेरे ख्याल में एक पॉसिबिलिटी कि दोनों पास हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है कि अनिल नहीं हो पाए लेकिन अशीमा हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है कि अनिल हो जाए अशीमा नहीं हो पाए, और एक पॉसिबिलिटी कि दोनों ही नहीं हो पाए। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो कि अनिल और अशीमा जब एग्जाम देंगे तो क्या इस 4 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं सर। नहीं सर। और ये 4 मिला के आपको लगता है कि पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। तो इन सारे का प्रोबेबिलिटी मिला के तो 1 होना चाहिए, क्योंकि पूरा सैंपल स्पेस कवर हो रहा हाँ सर। है ना। तो इसका मिला के हो जाना चाहिए 1।
अब क्या है कि मेरे को जो लैंग्वेज यहाँ पूछा हुआ है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, इस हिसाब से क्या है कि दो तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। मेरे फेवर में है ये वाला और ये वाला, यानी कि ये तीनों। क्या कहते हो? हाँ सर। हाँ सर। तो एक तरीका तो है कि मैं इसका निकालूं, इसका निकालूं, इसका निकालूं, तीनों को ऐड करूं और उससे आंसर पालूं। एक तरीका तो ये। और दूसरा तरीका है मेरे पास में कि मैं इसका निकालूं, क्योंकि उन तीनों का जो आंसर है ना वो आप देख सकते हो यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये मैं ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, रुको एक सेकेंड। इन तीनों को, एक तो ये तरीका है कि भाई मैनुअली सॉल्व करो पूरा का पूरा और सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालो। और दूसरा तरीका मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि दिस सम कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि अनिल भी पास हो जाए एंड असीमा भी पास हो जाए। क्या बोलते हो? ये एंड की जगह मैं इंटरसेक्शन लिख देता हूँ, क्या? हाँ सर। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एक तरीका ये है कि आप इसका, इसका और इसका निकालिए, निकाल के तीनों को ऐड कीजिए, ठीक है? वो थोड़ा लंबा तरीका होगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि इन्हीं तीनों का जो सम है दैट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज 1 माइनस दिस, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ वो सुनना ध्यान से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या चाहिए था मेरे को, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई ना, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम will not qualify is equal to 1 minus probability of, ये क्या लिखा हुआ है, both of them will qualify. Are you satisfied with this statement? Yeah. हाँ सर। बाकी लोग भी थोड़ा सा कंफर्मेशन दो यार, एनर्जी दिखाओ। सर फर्स्ट का एक बार इंटरप्रिटेशन वापस बताइए ना। फर्स्ट वाले का ये है बेटा कि अनिल और अशीमा दो लोग जाके यदि परीक्षा देते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट केस सिनेरियोज जो हो सकता है कि वो पास करेंगे नहीं पास करेंगे, इसका डिफरेंट क्या पॉसिबिलिटीज है। एक है कि दोनों पास हो जाए, अनिल फेल असीमा पास, अनिल पास असीमा फेल, अनिल असीमा दोनों फेल। क्या इवेंट्स? ठीक है सर हाँ वो वन आई नीड टू मल्टीप्लाई हो रहा है एक हाँ, साथ। इसमें सारे में मतलब काइंड ऑफ आप ऐसा समझ सकते हो कि इंटरसेक्शन लिखा हुआ है बीच में। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, बाकी लोग कंफर्म करो बेटा, क्लियर है ये चीज कि नहीं क्लियर है? ये वाला स्टेटमेंट जो लास्ट वाला मैंने लिखा है ये वाला हाँ सर। क्लियर है सर। तो स्टूडेंट का इसी में हालत खराब होता है, वो इसको नहीं समझ पाता कि ये क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है, बोलो हाँ या ना। आ गया सर। ओके, तो अब मैं डायरेक्टली राइट हैंड साइड से ही फोकस करता हूं। तो दिस इज इक्वल टू, मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2। अनिल भी पास असीमा भी पास। इसका वैल्यू ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ था कितना, 0.02, तो 1 माइनस 0.02 दिस इज इक्वल टू 0.98। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट तो और मजेदार है, इसमें भी मतलब एकदम मजा आ जाता है। लो पढ़ो, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। करो कुछ सर बताओ सेट पॉइंट थ्योरी वन के टर्म्स में। वन है क्या? हाँ कितना, 0.1? 0.11। 0.11 बिल्कुल सही जवाब, आंसर तो वही है। चलो अपन तो सिस्टमेटिकली चलते हैं, बतलाओ ओनली वन ऑफ देम विल पास, तो उसमें क्या लगता है आपको, इस चार पॉसिबिलिटीज में से कौन कौन आपको फेवर कर रहा है थर्ड वाले केस के लिए? दो, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा लंबा बात है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अगर ओनली वन ऑफ देम को पास करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल पास अशीमा फेल। ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल फेल अशीमा पास। यही दो लोग मेरे को फेवर करेगा। ठीक है,
और ये जो चीज है, ये अगर आपको पुराने टाइम से याद हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि दिस कैन बी चेंज्ड एज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डू यू रिमेंबर? Yes, sir. ओके, सो इसके हेल्प से अब व्हाट वी कैन डू इज, पहले वाले में वी कैन राइट इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है, प्लस इसको अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्योंकि वो चाहिए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। एक बार सब लोग थोड़ा एनर्जी के साथ में कंफर्म कर दो कि क्या ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है सर। उसके बाद तो बेटा बस वैल्यू बिठाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपन देख लेते हैं कितना, 0.05 0.10, तो 0.05 माइनस 0.10 और क्या प्लस, अरे नहीं गड़बड़ कर दिया, रुको, 0.02 प्लस 0.10 माइनस 0.02, कैलकुलेशन बताओ कितना आएगा? वही आना चाहिए जो ग्रंथ बता रहा था, 0.11। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, एक सेकेंड अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो मतलब ये क्वेश्चंस हो गया सारा का सारा। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आप लोगों को कि नॉर्मल जितना भी अपना सवाल वाल होना था, ठीक है, वो सारा का सारा सर एक कंप्लीटेड बार है। वो सम दिखा दीजिए ना। हाँ मैं दिखा देता हूँ, और बाकी इसके आगे अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है, वो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हो गया प्राची की? और हाँ सर, हो एक सेकंड। हाँ हो हाँ, गया एक सेकंड लो, ले लो पूरा ही ले लो अच्छे से।